अच्छा जी। आज का जो हमारा एजेंडा है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। शुरू से लेकर एंड तक हम इसको देखते हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो कोई भी मसले की बात नहीं है। देखें जी, सबसे पहली चीज हम जो सीखते हैं ना आज, वो एक बेसिक सा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है और उससे रेलेवेंट कुछ बातें, कुछ चीज़ें हैं। ठीक है जी, ये एक्सेल फाइल भी आप लोगों को साथ साथ मिल जाएगी, तो आपने ये परवाह नहीं करनी कि हम नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा जी, देखें, एक बैंक अकाउंट होता है जो आप लोग खुद बनाते हैं, अपने पास मेंटेन करते हैं वो बैंक अकाउंट। आप लोग अपने पास एक बैंक अकाउंट बनाते हैं, बैंक का एक टी अकाउंट बनाते हैं, अपनी बुक्स में वो बनाया जाता है हमारी। यानी कि अगर हम एक कंपनी है तो हम एक बैंक अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम उसकी सारी डबल एंट्रीज पास करेंगे। इसी तरह से बैंक अपने पास जो है ना, वो एक चीज बना रहा होता है जो होता है बैंक स्टेटमेंट। हर कस्टमर का अलग बैंक स्टेटमेंट बन रहा होता है और जनरली ये मंथ बाय मंथ बेसिस पर बनता है। तो लेट से हम बात कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है जी, जनवरी के महीने का बैंक स्टेटमेंट है, ये बना रहा होगा बैंक। बैंक अकाउंट बना रहे होंगे आप। दो अलग अलग पार्टीज हैं जो ये चीजें बना रही होंगी। बैंक स्टेटमेंट बनाएगा बैंक, बैंक अकाउंट या बैंक का टी अकाउंट आप अपनी बुक्स में बनाएंगे, आप खुद अपनी पास ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए बनाएंगे। जो आपका बैंक स्टेटमेंट होगा उस पे जनरली जो कॉलम होंगे, वो एक कॉलम होगा डेट का, एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का जिसमें डिटेल्स होंगी, एक कॉलम होगा डेबिट का, एक कॉलम होगा क्रेडिट का, और एक कॉलम होगा बैलेंस का। ठीक है जी, यानी कि कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, वहां से हमें बैलेंस पता चल रहा होगा। लेट्स एज्यूम कि आपके पास जो है ना वो 1 जनवरी वाले दिन का बैलेंस ब्रॉट डाउन है। 1 जनवरी वाले दिन आपके पास कुछ बैलेंस ब्रॉट डाउन है, यानी कि पिछला साल जब खत्म हुआ होगा तो तब का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो 500 रुपये। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ये है कि आपके हिसाब से 1 जनवरी वाले दिन बैंक अकाउंट में आपके 500 रुपये पड़े हुए हैं। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट को देखता हूं तो लेट से यहाँ पर 1 जनवरी की डेट होगी। 1 जनवरी की डेट के बाद यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ आ रहा होगा 500 CR यानी कि क्रेडिट। अगर बैंक स्टेटमेंट में CR यानी कि क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं और ये एक पॉजिटिव बैलेंस है। यानी कि आपके हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं और बैंक भी यही कह रहा है कि आपके 500 रुपये हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारे पास पड़े हुए हैं आपके 500 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, अब एक सिंपल सी डबल एंट्री लेट से 2 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन कंडक्ट हुई और वो ये ट्रांजेक्शन थी कि रिसीव्ड लेट से रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम मिस्टर ए। आम हालात में अगर हम इस तरह से पैसे किसी से रिसीव करते हैं तो उसकी जो डबल एंट्री होती है, अच्छा मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ सारी ट्रांजैक्शन चेक से हो रही हैं, तो ये है रिसीव ₹700 फ्रॉम चेक, फ्रॉम रिसीव ₹700 बाई चेक फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है जी। तो हम अपने पास डबल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 700, और मिस्टर ए का जो भी अकाउंट होगा वो हमारा एक रिसीवेबल होगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 700 से। हम अपने पास सेकेंड जनवरी वाले दिन ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, 2 जनवरी मिस्टर ए, और साथ में लिख देंगे 700 रुपये। अच्छा देखिए, जब कोई चेक से हमें पेमेंट करता है ना, हमारे पास आता है, बोलता है ये लें 700 रुपये का चेक, मैंने आपको 700 रुपये देने थे, ये लें आप 700 रुपये। तो आप उससे चेक ले लेते हैं, आप अपने पास डबल एंट्री पास कर लेते हैं, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में 700 रुपये जो है वो डेबिट साइड पर लिख लेते हैं। फिर आप जाते हैं बैंक और बैंक को बोलते हैं ये मुझे मिस्टर ये चेक देकर गया है, ये है चेक, और आप मेरे अकाउंट में ये पैसे ऐड कर दें। अब देखो, अगर 2 जनवरी को मिस्टर ए ने मुझे चेक दिया है तो लेट से मैं 3 जनवरी को बैंक गया। 3 जनवरी को बैंक जाकर मैंने बैंक को वो चेक दिया। मैंने बोला भाई मिस्टर ए ये चेक लेकर आया था, इसके बैंक से पैसे निकालें, इसके अकाउंट से पैसे निकालें, इसका जो भी बैंक है उधर से पैसे निकालें और मेरे अकाउंट में ऐड कर दें, ये रहा चेक। सो होगा ये कि मिस्टर ए वाले 700 रुपये मेरे अकाउंट में ऐड तो हो जाएंगे, अलबत्ता अगर मैं 2 जनवरी या 3 जनवरी को बैंक जाऊंगा तो उसी दिन ऐड नहीं होंगे,
3-4 दिन लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर बैंक मेरे अकाउंट में 5 जनवरी को पैसे ऐड करेगा और वो करेगा यहाँ पर क्रेडिट, और मेरा जो बैलेंस है वो हो जाएगा 1200 रुपये CR। अब सर पहली बात मुझे ये समझा दें कि ये जो मिस्टर ए ने हमें पैसे दिए, हमने पैसे रिसीव कर लिए, पैसे हमने अपने पास डेबिट कर दिए 2 जनवरी को, बैंक में 5 जनवरी को क्यों ऐड हुए? बैंक में 2 जनवरी को ऐड क्यों नहीं हुए? उसकी रीजन ये है कि जब हम बैंक के पास चेक लेकर जाते हैं तो बैंक जो है ना उस चेक को, लेट से आपका ए बैंक में अकाउंट है और मिस्टर ए का अकाउंट था बी या सी बैंक में, तो जो हमारा बैंक है वो मिस्टर ए के बैंक को बोलेगा कि भाई हमारे पास चेक आया है, क्या मिस्टर ए का अकाउंट एग्जिस्ट करता है, क्या चेक पे जो साइन है वो दुरुस्त है, सही है, क्या चेक में कोई मसला तो नहीं है, जाली तो डॉक्यूमेंट नहीं है ये, और ये सारी वेरिफिकेशन कर कर उसके अकाउंट से पैसे निकल कर मेरे अकाउंट में ऐड होते हैं, जिसमें अमूमन आमतौर पर 2-3 दिन लग जाते हैं। अनलेस के आपका और मिस्टर ए का बैंक जो है ना वो सेम हो, यानी कि दोनों ने बैंक XYZ में ही अकाउंट खुलवाया हुआ हो, तो वो अपने कंप्यूटर पर जो कैशियर है वो चेक करेगा, मिस्टर ए के अकाउंट से पैसे निकालेगा, आपके अकाउंट में डाल देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 2-3 दिन का डिले आ सकता है। आपका जो अकाउंट था वो XYZ बैंक में था, मिस्टर ए का अकाउंट ABC बैंक में था, तो आप XYZ बैंक गए, आपने चेक दिया, XYZ बैंक शाम वाले दिन जो है वो सारे चेक्स ABC बैंक वाले से पूछेगा कि भाई इसके चेक आए हैं, ये असली चेक है या नहीं है, और सारी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, फिर ए के अकाउंट से पैसे निकाल कर आपके अकाउंट में ऐड होंगे। तो ये याद रखिएगा कि अमूमन आमतौर पर इस पर डिले आ सकता है। दूसरी बात कि सर बैंक अकाउंट तो मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, मैं जब अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो वो तो मुझे समझ में आ रही है कि मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा जब भी मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। लेकिन ये बैंक क्रेडिट क्यों कर रहा है? बैंक को भी तो डेबिट करना चाहिए। याद रखिए कि बैंक में पैसा आपके लिए एसेट है, बिकॉज आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, तो आपके लिए तो वो एसेट है। अलबत्ता जब बैंक के एंगल से सोचोगे तो बैंक ये बोलता है किसी और के पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, तो बैंक के लिए ये लायबिलिटी है। लिहाजा बैंक जो है वो लायबिलिटी का इंक्रीज रिकॉर्ड करता है और बैंक अपने पास 1200 रुपए का बैलेंस रिकॉर्ड कर लेगा। लेट से उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हुई और वो हुई 6 जनवरी को, और हुई ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी के पेड ₹300 बाई चेक टू मिस्टर बी। क्या डबल एंट्री पास होगी? सर जब हम पेमेंट करेंगे मिस्टर बी हमारा पेएबल होगा, वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, और बैंक से अगर हम पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम एक पेमेंट कर रहे हैं। हम अपने पास लेट से 6 जनवरी को जब हमने पेमेंट करी, जब हमने मिस्टर बी को चेक किया तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया मिस्टर बी, और हमने यहाँ पर जो है वो इसका अमाउंट भी रिकॉर्ड कर लिया। इसका अमाउंट जो है वो 300 रुपये है। 6 जनवरी वाले दिन ये ट्रांजेक्शन कंडक्ट हुई है, तो हमने 6 जनवरी के नाम से इसकी रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई मिस्टर बी को हमने जो है वो 300 रुपये पे किए हैं। ठीक है सर, क्या बैंक में उसी दिन नजर आ जाएगा? क्या बैंक भी 6 जनवरी को ही रिकॉर्ड करेगा? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है कि 6 जनवरी को हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद, डिले के बाद हो। क्यों सर? इस केस में क्या क्या हो सकता है? देखिए मिस्टर बी को आपने चेक दिया, मिस्टर बी को आपने क्या दिया? चेक दिया कि भाई जाओ मेरे बैंक और पैसे निकाल लो, ये 300 रुपये तुम्हें मुझे मुझे तुम्हें देने थे ना, कैश नहीं है, ये लो चेक बना दिया, ये लो चेक, मेरे बैंक जाओ, बैंक को चेक दिखाना, बैंक तुम्हें 300 रुपये दे देगा। मिस्टर बी ने वो चेक रखा अपनी जेब में और घूमने फिरने चला गया, विंटर वेकेशंस पर चला गया, और विंटर वेकेशन से वापस आया 10 दिन बाद और फिर गया मेरे बैंक, और बैंक जाकर उसने पैसे निकाले। लेट से ये 18 जनवरी को बैंक गया, 18 जनवरी को बैंक जाकर बैंक को बोला कि भाई आप जो है ना पैसे निकाल कर और मुझे 300 रुपये इनके अकाउंट से दे दें। तो यहाँ से 300 डेबिट हुए और अब बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस रह गया 900 रुपये क्रेडिट का। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने एक चीज सीखी कि जिस दिन आप यहाँ पर डबल एंट्री पास करते हो, अमूमन बैंक स्टेटमेंट में वो एंट्री जो है ना वो कुछ टाइम बाद नजर आ रही होती है, उसी दिन नजर नहीं आती, और इसकी एक लॉजिकल रीजनिंग है जो हमने यहाँ पर पढ़ी। अच्छा जी, अब लेट से मैं ये कहता हूँ कि 30th जनवरी वाले दिन रिसीव्ड ₹250 बाई चेक, रिसीव ₹250 बाई चेक फ्रॉम मिस्टर सी। क्या डबल एंट्री पास होगी?
30 जनवरी वाले दिन रिसीव ₹250 बाय चेक फ्रॉम मिस्टर सी। मिस्टर सी से मैंने ₹250 रिसीव करे हैं। जब मैं किसी कस्टमर से पैसे रिसीव करता हूं तो क्या डबल एंट्री पास होती है? बात समझ में आ रही है सबको? मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा ₹250 से और मिस्टर सी को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा ₹250 से। डन है, करेक्ट है, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? और अपने पास यहाँ पर 30 जनवरी वाले दिन मिस्टर सी लिखूंगा और ₹250 लिख दूंगा। क्या ये बैंक स्टेटमेंट में नजर आएगा? हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, हो सकता है कि 30 जनवरी को ही मेरे अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएं अगर मेरा और मिस्टर सी का अकाउंट सेम है, बैंक अकाउंट सेम है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है जनरली क्या होता है? जनरली 2 3 4 दिन का डिले होता है ना। तो क्या ये मेरे बैंक स्टेटमेंट में नजर आएगा? जरा चैट बॉक्स में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर कर बताएं। अगर मैं आपको ये बोलूं मैं बैंक गया 30 जनवरी वाले दिन, मैंने बैंक जाकर बैंक को बोला मिस्टर सी ने मुझे ये पैसे दिए हैं चेक के जरिए, आप ये चेक जो है रखें और मिस्टर सी के अकाउंट से पैसे निकाल कर और मेरे अकाउंट में ऐड कर दें, क्या बैंक उसी वक्त ऐड कर देगा? नहीं सर, बैंक को कुछ टाइम लग जाता है, बैंक शायद 2 3 फरवरी को ऐड करेगा, उसी वक्त ऐड होना मुश्किल है। तो क्या ये अमाउंट मुझे बैंक स्टेटमेंट में, जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में नजर आएगा? मुश्किल है सर, मुश्किल है। ये अमाउंट शायद आपको जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आएगा। अलबत्ता जब फेब का बैंक स्टेटमेंट आएगा तो शायद उसमें ऐड हुआ हो। इसी तरह से लेट से 30 जनवरी वाले दिन मैं कहता हूं पेड ₹100 बाय चेक टू मिस्टर डी। मिस्टर डी को ₹100 चेक से पे करे गए। क्या डबल एंट्री पास होगी? मिस्टर डी जो है वो डेबिट हो जाएगा 100 से और बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 100 से। मैं अपने पास यहाँ पर 30 जनवरी वाले दिन इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं अपने पास यहाँ पर 30 जनवरी वाले दिन इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। और मैं लेट से इसको रिकॉर्ड करता हूँ इस तरह से कि मैं 30 जनवरी मिस्टर डी लिखता हूँ और ₹100 लिख देता हूँ। मैंने मिस्टर डी को चेक दिया, मैंने बोला जाओ मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लो। क्या मुझे ये बताओ कि बैंक स्टेटमेंट जो जनवरी का है उसमें ये नजर आएगा? आ भी सकता है। ऐसा हो सकता है मिस्टर डी उसी वक्त भागता भागता गया, बैंक को दिया ये चेक, बैंक ने उसको जो है वो ₹100 दे दिए। लेकिन लेट्स एज्यूम ये 2 3 दिन बाद जाता है। लेट्स एज्यूम कि ये 2 3 दिन बाद जाता है। सर अगर 2 3 दिन बाद जाएगा ना तो जनवरी के बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा होगा ये अमाउंट। क्योंकि अगर मिस्टर डी जाता है 3 फरवरी 4 फरवरी तो आप तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो जनवरी का बना रहे हो, इसमें ये नजर नहीं आएगा। हाँ, फरवरी का बैंक स्टेटमेंट बनता उसमें ये चीज नजर आती। अच्छा, लेट से बैंक स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीजें भी थी जिनका मुझे इल्म नहीं था। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखें, ऐसा इस तरह से हो सकता है कि कभी कभार समटाइम्स बैंक आपके पास आपके अकाउंट से डायरेक्टली कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है और जब आपको बैंक स्टेटमेंट मिलता है तब आपको उस ट्रांजैक्शन का इल्म होता है। मिसाल के तौर पर पूरे महीने के बैंक ने जो है ना एक बैंक चार्जेस काट लिए, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए। अलग अलग तरह की फीस हो सकती है, पे ऑर्डर बनाने की फीस हो सकती है, चेकबुक इशू करने की फीस हो सकती है, एसएमएस अलर्ट की फीस हो सकती है, किसी को इंटरनेट या फंड्स ट्रांसफर की फीस हो सकती है, एटीएम कार्ड की फीस, डेबिट क्रेडिट कार्ड की फीस हो सकती है। बहरहाल बैंक ने अपने पास से 30 जनवरी वाले दिन जो है ना आपको बैंक स्टेटमेंट भेजने से पहले ये फंड्स डिडक्ट कर लिए, यानी कि आपका बैलेंस वो 855 क्रेडिट पे ले आया था। और लेट से आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर और आपने सीडीसी को, यानी कि जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी सीडीसी, और आपका जो ब्रोकर होता है स्टॉक ब्रोकर, उसको कहा था कि यार इस कंपनी से जितना मुनाफा या डिविडेंड आए ना डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में ऐड कर देना। मैं अपने बैंक अकाउंट का ये तुम्हें अकाउंट नंबर दे रहा हूं, तुम खुद ही ऐड कर देना। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। सो लेट से आपको डिविडेंड इनकम आई थी, आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए थे वहां से और वो थी ₹3 की। अब देखें ये डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आपने अपने ब्रोकर को, स्टॉक ब्रोकर को बोला हुआ था भाई जो मुनाफा आए डिविडेंड आए मेरे अकाउंट में खुद ऐड कर देना, और बैंक ने बैंक चार्जेस खुद ही से डिडक्ट कर लिए थे, तो बैंक ने जो है ना वो आपका बैलेंस 858 क्रेडिट करा हुआ था। अब अगर हम अगर हमें बैंक स्टेटमेंट नहीं मिलता, लेट से बैंक स्टेटमेंट जनरली क्या होता है कि जनवरी गुजर गया ना तो 3 4 फरवरी को मिलेगा, तो भाई मुझे तो इन दो ट्रांजेक्शन का नहीं पता होगा। मैंने क्या किया होगा, मैंने जनवरी में अपना बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज कर लिया होगा, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कैलकुलेट कर लिया होगा, और कैरी डाउन ब्रॉट डाउन के हिसाब से मैंने 30 जनवरी वाले दिन अपना बैलेंस कैरी डाउन यानी कि सीडी निकाला होगा। मैंने बोला होगा ₹500 पहले से थे, 700 और आए 1200 हुए, 1200 के बाद 250 और आए 1450 हो गए। ₹1450 में से
1450 रुपयों में से 300 रुपए की एक बंदे को पेमेंट कर दी और 100 रुपए की एक बंदे को पेमेंट कर दी, तो मेरे पास जो है ना वो 1050 रुपीज बच गए। और टू था फर्स्ट फेब वाले दिन का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, फर्स्ट फेब वाले दिन का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा वो मैंने अगले महीने के शुरू में लिख दिया होगा, और वो होगा 1050। इसका मतलब मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 1050 रुपीज पड़े हुए हैं। अब होता यह है कि भाई मैं अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा होता हूँ, तो मेरा जो बैलेंस है जो मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया है और जो बैंक का बैलेंस है जो बैंक ने बताया है, ये आपस में मैच नहीं करते। मैं कह रहा हूं मेरे बैंक अकाउंट में 1050 रुपीज पड़े हुए हैं, और बैंक कह रहा है आपके 858 रुपीज पड़े हुए हैं। गलत कोई भी नहीं है, मैंने अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाए, बैंक ने अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाए। अब करा क्या जाता है, देखिए दो स्टेप्स फॉलो होंगे। स्टेप नंबर वन, अपडेट योर रिकॉर्ड्स। सर इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों, इसका ये मतलब है कि पहले तो हम बैंक स्टेटमेंट और अपने रिकॉर्ड्स देखेंगे, और फिर हम ये करेंगे, हम देखेंगे कि यार कौन सी बातें ऐसी हैं जो बैंक स्टेटमेंट पर आ रही हैं, अलबत्ता मैंने अपने पास रिकॉर्ड नहीं करी थी। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली हैं और मैंने रिकॉर्ड नहीं करी हैं। तो जो ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जो बैंक स्टेटमेंट पर आ रही होंगी और मेरे पास नहीं आ रही होंगी, वो मेरे बिजनेस से पर्टेन करती हैं, मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि बैंक चार्जेस और डिविडेंड इनकम, यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स दी हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट पर हैं बट मेरे रिकॉर्ड्स में नहीं है, वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही हैं मगर मेरे कैश बुक में या बैंक अकाउंट में नजर नहीं आ रही हैं, उनको मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब बैंक चार्जेस की डबल एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस, सो बैंक चार्जेस डेबिट 5 रुपए, और बैंक अकाउंट से उसकी पेमेंट हो रही है, बैंक अकाउंट कम हो रहा है, क्रेडिट 5 रुपए। डिविडेंड जो एक तरह की इनकम है, इनकम आती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट 3 रुपए से डेबिट होगा, और डिविडेंड इनकम इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। सर हम ये स्टेप नंबर वन कैसे पूरा करेंगे, हम स्टेप नंबर वन ऐसे पूरा करेंगे कि हम अपडेटेड बैंक अकाउंट अपने पास बनाएंगे। हम अपडेटेड बैंक अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, हम अपडेटेड बैंक अकाउंट इस तरह से बनाएंगे कि हम ये कहेंगे कि देखें, हमने जो बैंक अकाउंट बनाया था उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता थी क्योंकि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं था। अब क्योंकि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है तो मैं अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करता हूं। पहले मैंने 1 जनवरी का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी कि सॉरी फर्स्ट फैब का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है, यानी कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में 1050 रुपीज थे। अलबत्ता एक बात ये वाली जो बैंक ने रिकॉर्ड करी हुई है और मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मेरा बैलेंस 1050 नहीं होना चाहिए, बैंक ने डायरेक्टली 5 रुपए मेरे अकाउंट से काट लिए हैं, डिडक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक बैंक चार्जेस भी आने चाहिए, तो फर्स्ट फेब वाले दिन मैं यहाँ पर बैंक चार्जेस की एंट्री पास करूंगा। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस डेबिट हुआ और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। अभी हम अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर रहे हैं, यानी कि हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। और रिकॉर्डिंग होगी भाई कितने रुपए से, 5 रुपए से। इसके बाद एक और चीज की जो रिकॉर्डिंग है वो क्या है, वो है हमारी डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या है, डिविडेंड इनकम जो है, अच्छा एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मिनट, 500 थे, 1200 हो गए, 1200 में से 300 गए, 900 हो गए, और 5 रुपए के, हाँ ये हमारे पास 885 क्रेडिट होना चाहिए। रुकिएगा जरा मैं इसको सही कर लूँ। और ये 895 क्रेडिट होना चाहिए, और फिर ये होना चाहिए 898 क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू, इसको मैंने करेक्ट कर लिया। ठीक है ना, छोटा सा यहाँ पर मैंने एक एरर कर दिया था, 5 रुपए पहले माइनस करे और फिर 3 रुपए ऐड कर दिए। अच्छा जी, यहाँ पर डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड करूंगा 3 रुपए। अब मैं अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर चुका हूँ, वो ट्रांजेक्शन्स मैंने रिकॉर्ड कर ली जो बैंक अकाउंट ने, वो ट्रांजेक्शन्स मैंने रिकॉर्ड कर ली जो बैंक स्टेटमेंट पर, वो ट्रांजेक्शन्स मैंने रिकॉर्ड कर ली जो बैंक स्टेटमेंट पर थी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि मुझे उसके बारे में इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं थी। अब मैंने अपना नया फर्स्ट फेब वाले दिन जो है ना वो बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन निकाल लिया, और वो होगा आपका 1053 में से आप माइनस कर दें 5 रुपए, और ये आपके पास फर्स्ट फेब का बैलेंस आ गया, बैलेंस ब्रॉड डाउन, और वो है 1048। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर वन आपने क्या किया, अपने अपने अकाउंट्स को, अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट किया है।
आपने वो ट्रांजेक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली थी बट आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, आपने वो ट्रांजेक्शन अपने पास रिकॉर्ड कर दी और अपने रिकॉर्ड्स को आपने प्रॉपरली जो है वो अपडेट कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला काम होता है और हमने जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लिया। अब मेरे हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में 1048 रुपीज होने चाहिए, लेकिन अभी भी ये अकाउंट्स दोनों मैच नहीं कर रहे, टेली नहीं कर रहे। अब देखिए, एक रीजन तो ये थी कि कुछ बातें जो बैंक ने रिकॉर्ड करी हैं वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी हैं, मैंने वो रिकॉर्ड कर ली। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने रिकॉर्ड करी हैं लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करी है। मिसाल के तौर पर मुझे मिस्टर सी से पैसे आए, मैंने 250 रुपये से अपना बैलेंस बढ़ा दिया था, लेकिन बैंक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि बैंक 3-4 दिन बाद रिकॉर्ड करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने मिस्टर डी को पैसे दिए थे, मैंने अपने पास से माइनस करे हुए हैं, लेकिन बैंक ने इसको माइनस नहीं करा हुआ। क्यों? क्योंकि मिस्टर डी अभी बैंक गया ही नहीं है, 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद जाएगा तब बैंक माइनस करेगा। लेकिन ये जो दो डिफरेंस आ रहे हैं ना, इसको गौर से सुनिएगा, ये टेम्परेरी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है हमेशा के लिए मेरा और बैंक अकाउंट का ये जो है ना डिफरेंस रहेगा। ये टेम्परेरी डिफरेंस है, कुछ वक्त का डिफरेंस है। यानी कि 2-4-5 दिन गुजरेंगे तो सी भी बैंक में पैसे ऐड करवा देगा और डी बैंक से पैसे निकलवा भी लेगा, तो वो दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? हमारा जो फाइनल स्टेप होगा यानी कि स्टेप नंबर 2 जो होगा वो ये होगा कि हम जो है ना वो अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है सर? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना वो एक स्टेटमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पर हम ये लिख देते हैं कि भाई मेरे और बैंक के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। ना मैं गलत हूं, ना मैं गलत हूं, मैं 1048 पर सही हूं क्योंकि जो जो चीजें होनी चाहिए मैंने रिकॉर्ड करी हैं। ना बैंक गलत है, बैंक 898 पर बिल्कुल सही है क्योंकि जो जो चीजें बैंक के साथ हुई वो बैंक ने रिकॉर्ड करी हैं। फिर भी डिफरेंस आ रहा है, ये एक आम बंदे को समझाने के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि मैं सही था और बैंक गलत था या बैंक गलत था और मैं सही था। बस ये रीजन होता है इस डॉक्यूमेंट बनाने का कि हम लोगों को ये बता सकें कि दोनों के बीच में जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसकी क्या रीजंस थी। तो सर इसको कैसे हम जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं? दो फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट है कि आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? वो 898 है। आप बोले देखिए भाई हमारा बैंक जो है ना हमें 898 का बैलेंस बता रहा है, इसमें आप क्या कर दें, इसमें आप ऐड कर दें अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। सर अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्यों? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स का मतलब यह है कि वो अमाउंट जो बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं करे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। क्यों डिपॉजिट? क्योंकि मैंने जाकर चेक डिपॉजिट करा था कि जमा करो। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट का मतलब यह है कि ये जो सी वाले पैसे मैं ऐड कर चुका हूं लेकिन बैंक ने अभी तक इसको ऐड नहीं किया। ऐड ना करने की रीजन ये है कि बैंक में जो है वो 2-3 दिन 4 दिन वेरिफिकेशन के लिए लेता है। तो जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ये याद रहे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो अगर कोई अनक्रेडिटेड डिपॉजिट होगा वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। हम लोगों को बताएंगे कि देखें भाई हम दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा था। एक डिफरेंस तो इसलिए था कि एक अमाउंट ऐसी है जो 898 में एडेड नहीं है अभी। अभी यानी कि 30 जनवरी, जनवरी के आखिरी दिन बैंक ने उसको अपने पास ऐड नहीं किया। अलबत्ता बैंक कुछ दिनों में उसको ऐड कर लेगा। लेस अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब ये है कि किसी ऐसे XYZ ABCD बंदे ने पैसे नहीं निकाले, मैंने डी को चेक दिया, मैंने अपने पास से माइनस कर लिया, डी अभी तक बैंक नहीं गया, वो कुछ टाइम में बैंक जाएगा और फिर पैसे ले जाएगा। अभी उसने माइनस नहीं करे, कुछ टाइम बाद वो माइनस करेगा, निकाल लेगा पैसे। जब वो निकाल लेगा, देखिए अभी बैलेंस ये है, जब सी के पैसे बैंक में ऐड हो जाएंगे तो वो 250 से बढ़ जाएंगे। जब डी पैसे निकाल लेगा तो बैंक का बैलेंस 100 से कम हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या आंसर आना चाहिए? ऐसा करने से आना चाहिए 1048, यानी कि ऐसा करने से आना चाहिए बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट जो मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये 898 वो वाला बैलेंस है जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा था,
और ये 1048 का वो बैलेंस है जो मेरे पास मेरी अपडेटेड बैंक अकाउंट की वैल्यू में आ रहा था। ना बैंक गलत है ना मैं गलत हूं, ये याद रखिएगा। और लोगों को मैंने ये बताना है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, किस वजह से जो है वो बैंक 898 बोल रहा है और मैं 1048 बोल रहा हूं। तो जनवरी के एंड में जो डिफरेंस आ रहा है वो दो रीजंस की वजह से आ रहा है। जनवरी के एंड में जो डिफरेंस आ रहा है वो दो रीजंस की वजह से आ रहा है। एक 250 रुपए बैंक ने ऐड नहीं किए, कुछ टाइम में बैंक ऐड कर लेगा। और एक 100 रुपए जो बैंक अकाउंट से माइनस नहीं हुए, कुछ देर में बैंक जो है वो माइनस कर देगा, तो बैंक भी 1048 पर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं आप फॉर्मेट देखें जिसमें आप देखें बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट पहले लिखा हुआ हो। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐड कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है जी। और लेस कर देंगे यहां से अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अगेन ये एक फॉर्मेट ऐसा है जो उल्टा ऊपर अगर आप देखें जो चीज ऐड हो रही थी वो माइनस हो रही है, जो माइनस हो रही थी वो ऐड हो रही है। तो इस केस में हम 100 को ऐड कर देंगे और 250 को माइनस कर देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर। आप देख लीजिएगा 1048 में 100 ऐड करें और 250 माइनस करें तो आप 898 पर आ जाते हैं। सर इसकी क्या लॉजिक है, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि 1048 में एक 100 रुपए मैंने माइनस करे हुए जो बैंक ने माइनस नहीं करे तो ऐड बैक कर दो, और एक 250 रुपए मैंने ऐड करे हुए जो बैंक के अमाउंट में ऐड नहीं हुए वो माइनस कर दो, तो हम उसी वैल्यू पर आ जाएंगे जहां पर बैंक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई डबल एंट्री पास कर रहा हूँ और बाकी में माइनस कर रहा हूँ। लोगों को समझा रहा हूँ कि ये 1048 और 898 में डिफरेंस क्यों है। लोगों को बोल रहा हूँ देखो देखो 1048 में ये ऐड करो ये माइनस करो यहीं पहुंचते हो, ये मकसद है। तो ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है ये कोई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये कोई हम डबल एंट्रीज पास नहीं कर रहे, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेंज कर रहे हैं, बस सिर्फ लोगों को समझा रहे हैं कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। प्यारे बच्चों, क्या ये एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गई, जिसमें हमने जनवरी का बैंक स्टेटमेंट बनाया, अपना बैंक अकाउंट बनाया, और फिर हमने दो चीजें सीखी, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। और फिर हमने स्टेप सीखे कि भाई स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे, और स्टेप नंबर 2 ये होगा कि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब हम इसी एग्जाम्पल को लेकर आगे चलते हैं फर्दर और कुछ और चीजें ऐड करते हैं। और मैं यहीं से जहां से मैंने पहला जो है वो आपको एग्जाम्पल को एंड किया वहीं से स्टार्ट करूंगा। जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे पहले यहाँ तक चीजें पक्की करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, लेट से अब जो है ना फरवरी का महीना आ गया, अगला महीना फैब होगा ना, क्योंकि जनवरी का ऊपर हमने हिसाब किताब किया है तो फैब का महीना यहाँ पर आएगा। अब लेट से फैब के महीने की कुछ हिसाब किताब करते हैं, कुछ चीजें जो है वो फर्दर कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट कौन बना रहा होता है, बैंक अकाउंट हम खुद बना रहे होते हैं। और बैंक स्टेटमेंट कौन बना रहा होता है, बैंक स्टेटमेंट बैंक बना रहा होता है। ऐसा ही है ना, ठीक है जी। अच्छा जी, बैंक अकाउंट का जो फर्स्ट फेब का बैलेंस ब्रॉड डाउन है, बैंक अकाउंट का जो फर्स्ट फेब का बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो ये रहा 1048 फरवरी के स्टार्ट में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में मेरे 1048 रुपीज पड़े हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फिर बैंक की बारी आती है, बैंक का देखते हैं कि भाई बैंक क्या बोल रहा है। फर्स्ट फेब वाले दिन बैंक ये कह रहा है, फर्स्ट फेब वाले दिन बैंक ये कह रहा है जनाब, फर्स्ट फेब वाले दिन बैंक कुछ इस तरह से कह रहा है कि आपका जो बैलेंस है ना वो है 898 का क्रेडिट। कितना है जी, 898 का सी आर यानी कि क्रेडिट, 898 का सी आर यानी कि क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा अब देखें पिछले महीने क्या हुआ था, मिस्टर सी से मैंने 250 रुपए रिसीव किए थे 30 जनवरी को, मैंने 250 रुपए अपने पास ऐड कर लिए थे। बैंक स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे इसलिए क्योंकि जनवरी वाले महीने की आखिरी दिन चेक आया था, तो बैंक अभी 2-4 दिन 5 दिन लेगा और क्लियरेंस कर कर मेरे अकाउंट में ऐड कर देगा। तो हुआ क्या कि जो फरवरी वाला महीना था ना उसकी 3 फरवरी को 3 फेब वाले दिन मेरे बैंक स्टेटमेंट में मिस्टर सी आ रहा था, यहाँ पर 250 आ रहा था, और मेरा बैलेंस है ना वो 898 प्लस 250, 898 प्लस 250 यानी कि 1148 सी आर शो हो रहा था। इसके बाद एक और चीज हो रही थी, मैंने जो है ना वो 30 जनवरी वाले दिन मिस्टर डी को चेक दिया था, मैंने अपने पास से 100 रुपए जनवरी के महीने में ही माइनस कर लिए थे। लेकिन बैंक वाले ने जब वो डी आएगा पैसे लेने आएगा तभी बैंक उसको पैसे देगा ना। तो डी जो है वो बैंक आया लेट से
7 फेब वाले दिन, 7 फरवरी वाले दिन मिस्टर डी जो है वहां पर आया और उसने जो है वो बैंक से 100 रुपए निकाले। तो भाई 100 रुपए अगर तब उसने निकाले तो 1048 का बैलेंस सीआर हो गया। अब जरा ये बात नोट करें, हुआ क्या, क्या आपने यहाँ पर 1048 लिखा हुआ था, कुछ अरसे बाद बैंक का बैलेंस भी 1048 पर हो जाता है, क्योंकि ये छोटा सा एक टाइमिंग का डिफरेंस होता है। बस सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जनवरी में रिकॉर्ड नहीं हुई, बैंक ने उसको फरवरी में रिकॉर्ड कर दिया, जैसे जैसे वो होती गई। और एक दिन ऐसा आया कि बैंक का और आपका दोनों का जो बैलेंस है ना वो टैली कर गया। प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आती है? कोई मसला है इसमें? बताएं। अच्छा जी, अब लेट से कुछ और बातें सीखते हैं। लेट से 6 फेब वाले दिन रिसीव्ड रुपीज, लेट से रिसीव्ड रुपीज 323 फ्रॉम मिस्टर ई। क्या एंट्री पास होगी? रिसीव्ड रुपीज 323 फ्रॉम मिस्टर ई। मैंने मिस्टर ई से 323 रुपीज रिसीव करे। सर एंट्री पास होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट 323 और मिस्टर ई क्रेडिट 323। क्या यही एंट्री पास होनी चाहिए थी? क्या यही एंट्री पास होनी चाहिए थी, हाँ या नहीं? बिल्कुल सर, यही एंट्री पास होनी चाहिए थी। लेट से आपका अकाउंटेंट बहुत जल्दबाज था, आपका अकाउंटेंट बहुत जल्दबाज था, तो उसने 323 को 232 रिकॉर्ड कर दिया। देखिए, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप अपने रिकॉर्ड्स में कोई गलती कर देंगे तो उसको कैसे सही करेंगे। ठीक है जी। आपका जो अकाउंटेंट था उसने जल्दी में जो डबल एंट्री पास कर दी, ऑल्दो था 323 उसको 232 लिख दिया, जल्दी में लिख दिया, 323232 समझ आया उसको, उसने लिख दिया। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। हालांकि सही एंट्री ये होनी चाहिए थी। अच्छा, फिर आप बैंक गए, बैंक पे आपने चेक जमा करवाया, बैंक ने जो है ना 10 फरवरी को आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए। और बैंक जो है उसने चेक पर अमाउंट देखा, बैंक के कैशियर ने गलती नहीं करी, बैंक के कैशियर ने गलती नहीं करी, बैंक के कैशियर ने गलती नहीं करी, बैंक के कैशियर ने गलती नहीं करी। तो उसने क्या रिकॉर्ड किया? 323 रिकॉर्ड किया। यानी कि उसने आपका बैलेंस कहाँ ले आया? वो 1048 प्लस 323, वो ले आया आपका बैलेंस 1371 सी आर, यानी कि 1371 क्रेडिट पर। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां पर आपने गलती कर दी, बैंक ने गलती नहीं करी है। इंफॉर्मेशन बाय यू, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पुट इन बाय यू, आपकी मिस्टेक है, आपने गलती करी है, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैच नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप सब साथ हैं? दूसरी चीज, डेट से 8 फेब को रिसीव्ड रुपीज 455 फ्रॉम मिस्टर एफ। क्या एंट्री पास होगी? बैंक डेबिट हो जाएगा 455, मिस्टर एफ जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 455। ये एंट्री पास हो जाएगी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये एंट्री पास हो जाएगी। आपने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी और आपने यहाँ पर ये 8 फेब की एंट्री रिकॉर्ड कर दी और आपने मिस्टर एफ लिख दिया और आपने जो है ना वो 455 लिख दिया। अच्छा, कभी 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 ऐसा भी होता है कि बैंक कोई गलती कर दे। लेट से 12 फरवरी वाले दिन बैंक ने जो है वो मिस्टर एफ वाला अमाउंट रिकॉर्ड किया, लेकिन अब बैंक के कैशियर ने गलती कर दी और उसने 454 रिकॉर्ड कर दिया। तो उसने अगर 454 रिकॉर्ड कर दिया तो उसने आपका बैलेंस कर दिया 1825 का क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लेट से आप कह लें कि 26 फैब को 26 फैब को पेड रुपीज 100 टू मिस्टर जी। मिस्टर जी को आपने 100 रुपए पे किए, क्या डबल एंट्री पास होगी बताएं जरा? क्या डबल एंट्री पास होगी बताएं जरा? सर जब आप पेमेंट करेंगे तो मिस्टर जी जो है वो डेबिट हो जाएगा, मिस्टर जी जो है वो डेबिट हो जाएगा 100 रुपए से, और बैंक अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा 100 रुपए से। सो आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे और आप यहाँ पर बोलेंगे 26 फैब मिस्टर जी, और अमाउंट लिख देंगे आप 100 का। ठीक है जी। अच्छा, लेट से बैंक जो है वो मिस्टर जी बैंक नहीं गया, मिस्टर जी बैंक नहीं गया, मार्च में जाएगा। मार्च में जाएगा तो क्या होगा? मार्च में जाएगा ना तो फैब के बैंक स्टेटमेंट में वो चीज नजर नहीं आ रही होगी। प्यारे बच्चों, क्या मेरे साथ हो सब? तो फैब का हम बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं, फैब के बैंक स्टेटमेंट में ये चीज नजर ही नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ, 28 फरवरी वाले दिन जो है ना वो कोई इलेक्ट्रिक बिल पे हुआ था डायरेक्टली। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बैंक को बोल देते हो कि भाई ये मेरा जो है ना वो
इलेक्ट्रिक के बिल का अकाउंट नंबर है, जितना बिल आया आप डायरेक्टली खुद ही पे कर देना। तो बैंक ने जो है वो आपका इलेक्ट्रिक का बिल खुद ही पे कर दिया। लेट से ये था 500 रुपये, तो इसका मतलब ये हो गया कि बैंक के हिसाब से 1825 में से आप 500 रुपये माइनस कर दें, 1325 का क्रेडिट बैलेंस आपका बैंक अकाउंट पे होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहां पर वापस से हम जो है वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर वन क्या पढ़ा था, क्या बनाना होता है हमें? स्टेप नंबर वन क्या पढ़ा था हमने, क्या बनाना होता है? हमने अपने रिकॉर्ड्स को क्या करना होता है? हमने अपने रिकॉर्ड्स को क्या करना होता है? अपडेट करना होता है। अच्छा जी, अभी अभी क्या बैलेंस आ रहा है भाई? अभी तो 1735 में से 100 माइनस कर देते हैं। 1735 में से अगर हम 100 माइनस कर देते हैं तो 1635 आ रहा है। 28 फैब बैलेंस कैरी डाउन 1635, और मार्च फर्स्ट मार्च बैलेंस ब्रॉट डाउन 1635। ठीक है जी, अभी ये आ रहा है। अच्छा जी, आपने जो है वो अपना बैंक अकाउंट बनाया। आपने जो है वो अपना बैंक अकाउंट बनाया, और आपने इस रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है ना, बैंक अकाउंट को अपडेट करते हैं ना। अपडेटेड बैंक अकाउंट, पहले तो मैं अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करता हूँ। बताएं बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि शुरू कहाँ से करूंगा सर? शुरू आप करेंगे 1635 से, 1635 से शुरू करेंगे। अब बताओ क्या क्या रिकॉर्ड होगा? एज्यूम कर लो सवाल आपको डेटा देता है कि एरर मिल गया। ठीक है जी, देखो सवाल में लिखा हुआ है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई XYZ एरर किया था, उसकी डिटेल दे दी कि भाई बैंक मिस्टर ई से 323 का चेक आया था और उसको 232 के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया है। अब आप लोग मुझे बताएं कि अपडेटेड बैंक अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज पास होंगी? क्या सिर्फ वही एंट्रीज पास होंगी जो बैंक स्टेटमेंट पर नजर आ रही हैं और मेरे पास नहीं है? क्या सिर्फ वही एंट्रीज पास होंगी? एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की डबल एंट्री क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो एक तो सर ये रिकॉर्ड होगा, और जब ये रिकॉर्ड होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आएगा सर। एक तो ये पक्की बात है, 100% कंफर्म है। ठीक है जी। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा। अगर आप अपने अकाउंट्स में कोई खुद गलती कर देते हैं और वो गलती मिल जाती है, तो उसको भी डबल एंट्री के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है और सही किया जाता है। देखिए, एक तो एंट्री आपने ये पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट 500 रुपए और बैंक अकाउंट क्रेडिट 500 रुपए, तो आपने जो है वो अपडेटेड कैश बुक में 500 रुपए माइनस कर दिए, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आपने डबल एंट्री ये पास करनी थी, याद रखें ये पास करनी थी। ठीक है ना? सही एंट्री क्या पास करनी थी? सही एंट्री क्या पास करनी थी? सही एंट्री पास करनी थी बैंक डेबिट 323, मिस्टर ई क्रेडिट 323। ये सही एंट्री पास करनी थी, सही एंट्री पास करनी थी। लेकिन क्या ये एंट्री पास करी है? नहीं। हमने क्या एंट्री पास करी है? हमने तो 232 से एंट्री पास कर दी है। हमने जो गलत एंट्री पास कर दी है ऑलरेडी, वो क्या कर दी है? वो हमने ये कर दी है कि हमने बैंक को जो है वो डेबिट कर दिया है 232 से, और मिस्टर ई को जो है ना वो क्रेडिट कर दिया है 232 से। देखें, ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, सही एंट्री ये है। दुरुस्त बात ये है कि 323 से बैंक अकाउंट को इंक्रीज करना था और मिस्टर ई को क्रेडिट करना था। गलत एंट्री जो आपने पास कर दी है अभी, वो ये कर दी है कि आपने बैंक को 232 से डेबिट किया है और मिस्टर ई को 232 से क्रेडिट किया है। अब आपकी आती है करेक्टिंग एंट्री। करेक्टिंग एंट्री का मतलब ये है कि गलती को सुधारे कैसे। तो आपने 323 से डेबिट करना था बैंक को, आपने 232 से किया। कितना कम रिकॉर्ड किया हुआ है? कितना कम रिकॉर्ड किया हुआ है? 91। तो आप क्या करें, आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर दें मजीद 91 से, और मिस्टर ई को भी आपने 91 कम से क्रेडिट किया हुआ था, तो इसको भी आप क्रेडिट कर दें। क्योंकि जब आप 232 प्लस 91, 232 प्लस 91 रिकॉर्ड करेंगे, 232 रिकॉर्ड कर चुके हैं, 91 91 और रिकॉर्ड करेंगे तो 323 पर पहुंच जाएंगे। तो आपको ये करेक्टिंग एंट्री अपनी बुक्स में पास करनी होगी। अब प्यारे बच्चों, याद रहे कि कोई एरर अगर हमारा अकाउंटेंट कर देगा तो वो भी अपडेटेड कैश बुक में सही होगा। अगर कोई एरर कौन कर देगा?
अगर कोई एरर हमारा अकाउंटेंट कर देगा, हमसे कोई गलती हो जाएगी तो उसको भी अपडेटेड कैश बुक में सही किया जाएगा और ये मिस्टर ई है और यहाँ पर 91 आ जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए ये सी और डी ये बैंक स्टेटमेंट पर नजर आ रहे हैं लेकिन बैंक अकाउंट में नजर नहीं आ रहे। ये सी और डी बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं लेकिन बैंक अकाउंट में नजर नहीं आ रहे। तो सर हमने तो ये पढ़ा था कि जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही हो और मेरे बैंक अकाउंट में नजर नहीं आ रही हो उनको मैं रिकॉर्ड कर दूं। नहीं, जब सवाल में कोई ऐसी चीज होगी जो पिछले एरिया से लिंक्ड है तो वो सवाल बताएगा। आप ऑलरेडी सी को और डी को रिकॉर्ड कर चुके थे, आप ऑलरेडी मिस्टर सी को और ऑलरेडी मिस्टर डी को रिकॉर्ड कर चुके थे, आप ऑलरेडी मिस्टर सी को और ऑलरेडी मिस्टर डी को रिकॉर्ड कर चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर दें, वरना तो आप डबल डबल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। बैंक ने तो करना ही बाद में था, बैंक ने तो करना ही बाद में था क्योंकि वो टाइम डिले था। ठीक है जी, तो बस ये दो चीजें आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। आप अपना क्लोजिंग बैलेंस निकाल दें, ये 1726 है, 1726 में से आप 500 रुपए माइनस कर दें, 1726 में से आपने 500 रुपए माइनस कर दिया, आपके हिसाब से ये नया वाला बैलेंस कैरी डाउन है और यहाँ अपोजिट साइड पर ये बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसका अमाउंट जो है वो 1226 है। ठीक है जी, ये आपने अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया। क्या सब जिंदा हैं, जाग रहे हैं? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें एक बार। ठीक है जी, क्या सब जिंदा हैं, जाग रहे हैं? काइंडली मुझे एक बार कंफर्म कर दें। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 1226 आपके हिसाब से है, आपने चीजों को अपडेट कर दिया है, आपने सारी चीजें जो जो इनकॉर्पोरेट करनी थी वो कर दी। क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं? कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो बैंक स्टेटमेंट में बैंक ने रिकॉर्ड करी हुई है मगर मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, इसमें सी और डी नहीं आएगा। सी और डी बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा है लेकिन सर वो तो पिछले साल का है, वो तो पिछले महीने का है। तो एक चीज, कोई भी ऐसी बैंक स्टेटमेंट पर अमाउंट जो डायरेक्टली बैंक ने रिकॉर्ड कर दी हो और मुझे बैंक स्टेटमेंट आने पर उसका पता चले, मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं। दूसरी चीज, अगर कोई एरर मैंने कर दिया है तो क्योंकि मैं अपने रिकॉर्ड्स को देख रहा हूं तो मैं अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करता हूं और मैं उस एरर को दुरुस्त करता हूं। अब एरर हजारों तरीकों के हो सकते हैं। अभी जो एरर था वो बड़ा सिंपल था कि आपको 323 से डेबिट करना था, 232 से डेबिट किया है तो 91 से मजीद डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास, हमने अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 ये था कि आप जो है वो बनाएंगे बैंक रिकंसीलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा जी, इसके दो फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट ये है कि हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना आ रहा है? 1325 आ रहा है, 1325 से स्टार्ट करें। फिर क्या करें? देखिए यहाँ पर मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्वॉल्व करी कि हमने जो है ना वो एफ से 455 रिसीव किए थे और बैंक ने उसको 454 रिकॉर्ड कर दिया। हमने एफ से 455 रिसीव किए थे, हमने सही रिकॉर्ड किया, बैंक ने क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो सर क्या बैंक भी गलतियां कर देता है? हाँ, बहुत रेयर है कि वो गलतियां कर देता है। फिर आपको जो है वो मंथ एंड पर अगर वो आपसे गलती पकड़ी जाए, बैंक से गलती पकड़ी जाए, तो बैंक उसको करेक्ट भी कर देता है, बैंक उसको सही भी कर देता है। वैसे बहुत मुश्किल है लेकिन कभी कभी 0.00001% चांसेस हैं कि बैंक जो है वो कोई अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दे। तो हमें तो सारे केसेस पढ़ने, तो हमने वो चांस भी ले लिया। हमने कहा भाई 455 ऐड करना था, बैंक ने 454 ऐड कर दिया। जब बैंक जागेगा, हो सकता है कि उसी महीने जाग जाए, मैंने उसी महीने जगाया नहीं, उसी महीने जाग जाता ना तो बैंक यहाँ पर 1 रुपया और ऐड कर देता और आपका बैलेंस 1326 कर देता। लेकिन लेट से बैंक अगर नेक्स्ट महीने जागता है तो फरवरी के एंड वाले दिन पर, फेब के एंड वाले दिन तक आप दोनों के बीच में क्या होगा? आप दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा होगा। तो आप यहां पर क्या करोगे? अब बैंक को ये 454 नहीं, ये 455 करना चाहिए था। बैंक ने क्योंकि इसको गलती से 454 रिकॉर्ड कर दिया तो ये 1825 बना दिया, हालांकि ये 1826 होना चाहिए था। तो 1325 सही नहीं है, इसमें एड एरर इम्पैक्ट नॉट करेक्टेड टिल एंड ऑफ फेब बाय बैंक। ठीक है जी, एक एरर का इम्पैक्ट है 1 रुपए का जो बैंक ने अभी तक फरवरी के एंड तक सही नहीं किया। अलबत्ता बैंक जब उसको सही कर लेगा तो वो सही हो जाएगा और फिर वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे फ्यूचर के नहीं आएगा। अब ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम आती है। सर बैंक का एरर हमने अपनी रिकॉर्ड में क्यों नहीं सही कर लिया? ओ भाई, तुम तो सही अकाउंटिंग कर रहे थे ना, गलती करी किसने? हाँ सर, गलती तो करी है बैंक ने। तो अगर बैंक ने गलती करी है, अगर बैंक ने गलती करी है
तो बैंक उसको सही करेगा और अपने पास सही करेगा, और जितने दिनों तक, जितने महीनों तक वो गलती सही नहीं होगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर आप रिकॉर्ड करोगे उसको। जैसे ही बैंक उसको सही कर लेगा तो ये 1 रुपया हटा दोगे। ये 1 रुपया ये डिनोट कर रहा है कि बैंक का 1325 का बैलेंस नहीं बल्कि +1 यानी कि 1326 होना चाहिए। उसके अलावा मिस्टर जी को आपने पैसे पे करे थे 26 फरवरी को, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा था। अगर कोई ऐसी अमाउंट हो जो मैंने माइनस कर दी है लेकिन बैंक ने माइनस नहीं करी है, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक कहलाता है। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब ये है कि जी को मैंने पैसे दिए, मैंने अपने पास से माइनस कर लिए, लेकिन जी अभी बैंक नहीं गया और उसने पैसे निकाले नहीं है, वो मार्च में प्रोबेबली जाएगा। लिहाजा जब तक वो नहीं जाता तो फैब के एंड में वो मेरे लिए अनप्रेजेंटेड चेक्स है। तो लेस कर देते हैं यहाँ पर अनप्रेजेंटेड चेक्स को। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट इस सवाल में मैंने कोई भी नहीं रखा था, यहां से हम 100 रुपए जो है वो माइनस कर देते हैं। 100 रुपए जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट। और बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट कितना आएगा, वो 1226 आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों मैच कर रहे हैं। हाँ सर, दूसरा कोई फॉर्मेट हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप सबसे पहले बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट टॉप पे लिख दो, बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट 1226 होता, उसमें से फिर आप लेस कर दो एरर इम्पैक्ट। सर क्या एरर का इम्पैक्ट हमेशा लेस होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि एरर का क्या इम्पैक्ट है। दिमाग दिया अल्लाह ताला ने, उसका इस्तेमाल करूंगा। यहां पर सर माइनस क्यों कर रहे हो बेटा? ऊपर ऐड इसलिए किया था तो क्योंकि बैंक ने 1 रुपया कम ऐड किया हुआ था अपने पास। यहां से माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को समझा रहे हैं कि मेरा और बैंक का डिफरेंस क्यों आ रहा है। मैंने 1 रुपया ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं उस बैलेंस से उधर जा रहा हूं जहां पे 1 रुपया कम रिकॉर्ड हुआ है। और मैं ऐड कर दूंगा अनप्रेजेंटेड चेक्स को, और मैं ऐड कर दूंगा अनप्रेजेंटेड चेक्स को। अनप्रेजेंटेड चेक्स को मैं ऐड कर दूंगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स मेरे जो है वो 100 रुपए के हैं। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्या बन रहा है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1325 बन रहा है, यानी कि यही वाली अमाउंट बन रही है। अगेन यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल में या एग्जाम्पल नंबर 2 में ये सीखा कि अगर मैं एरर कर देता हूं तो कहाँ सही होगा, और अगर बैंक एरर करता है तो वो कहाँ सही होगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई मसला है तो काइंडली मुझसे जल्दी से डिस्कस कर लें। और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका फीडबैक भी दे दें कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। मैं तेज़ तो नहीं चल रहा, स्लो तो नहीं जा रहा, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, फ़ायदा हो रहा है इस लेसन का या फ़ायदा नहीं हो रहा? काइंडली मुझे जल्दी से डिस्कस करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, जल्दी जल्दी बताइएगा। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। तो ये हमने जो है वो कुछ बेसिक सी एग्जांपल्स करी, ये हमने कुछ बेसिक सी आप लोगों के साथ एग्जांपल्स करी, जिसमें हमने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो देखी, और हमने जो है वो चीज़ों को देखा कि भाई किस तरह से वो रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी, किस तरह से चीज़ें जो है वो बनेंगी। अच्छा, अब हम जो है वो एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने जो है वो क्वेश्चन को पेस्ट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। सेशन का मोटिव ये है कि कम से कम टाइम में आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स प्लस कुछ प्रैक्टिस करवा दी जाए, ताकि आप लोग जो है वो मोटिवेटेड रहें और आप लोग जो है वो कम टाइम में ज़्यादा कवरेज कर सकें। इंशाल्लाह ताला जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं अच्छी बात है। और मैं जो है वो आने वाले हफ्तों में मजीद जो है वो टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब ये एक सवाल है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बस 1 मिनट में ये सवाल जो है वो पेस्ट हो जाएगा, और ज़रा इस सवाल को हम समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे तो हमें जो है वो कुछ चीज़ें क्लियर मजीद होंगी। चलें जी, सवाल पर चलते हैं। गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। The cash book and bank statement of Neha International appeared as follows. अच्छा, कैश बुक क्या होता है? कैश बुक एक कंपनी की, जब कहा जाए ना कि ये कंपनी की कैश बुक है, तो कैश बुक में कैश का और बैंक का 2 टी अकाउंट्स होते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में बैंक का जो टी अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। ये बैंक कॉलम ओनली या ये जो कैश बुक है ये कौन बना रहा है? कंपनी खुद बना रही है। ये जो कैश बुक या बैंक कॉलम है ये इसी तरह से जैसे आपका बैंक अकाउंट हो, लेकिन ये टी अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ। तो ऐसा भी होता है कि इस तरह के फॉर्मेट में चीजें दे दी जाएं, इसको हम रनिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। ठीक है जी, एक तो टी अकाउंट वाला तरीका होता है
और एक ये वाला तरीका होता है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ कंपनी जो है वो टी 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 अकाउंट्स नहीं बनाती, बल्कि वो रनिंग बैलेंस जो है वो बना रही होती हैं। तो यहाँ पर जरा इसको स्टडी करते हैं। पहली 6/2005, यानी कि 1 जून 2005 के हिसाब से कंपनी का बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 78,000 है। कंपनी के पास 78,000 रुपीज थे। सर डेबिट पे क्यों लिखे हैं? ये आपके अपने रिकॉर्ड्स हैं, ये बैंक स्टेटमेंट नहीं है। ये बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके अपने रिकॉर्ड्स हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे 78,000 रुपीज बैंक में पड़े हुए हैं, मेरे लिए वो मेरा एसेट है। समी इंपोर्ट्स, कोई समी इंपोर्ट्स बंदा है, उसको 12,000 रुपए पे किए तो 66 पर चला गया। आसिम पैकेजिंग से पैसे आए 15,000, 81 पर चला गया। दीन एक्सपोर्ट्स 18,000 रुपए आए, 99,000 पर चला गया। रूही एक्सपोर्ट्स को 30,000 रुपए पे किए, 69,000 पे बैलेंस चला गया। समर इंटरनेशनल को 19,500 रुपए उधर से रिसीव किए, 88,500 पर बैलेंस चला गया। हेना इंपोर्ट्स को 7,500 रुपए पे किए, 81,000 पे बैलेंस चला गया। और चन्ना एक्सपोर्ट से 16,500 रुपए रिसीव करे तो बैलेंस 97,500 पर चले गया। ये मैंने बनाया है, ये मेरे अपने रिकॉर्ड्स हैं, ये बैंक स्टेटमेंट नहीं है। कौन से महीने का ये टी अकाउंट बना हुआ है? टी अकाउंट तो नहीं है, रनिंग बैलेंस मेथड है। और बैलेंस का जो है वो आपके पास 27 जून, यानी कि इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, तो इफेक्टिवली आपके हिसाब से 97,500 रुपीज का बैलेंस है। अगर मैं इसको टी अकाउंट के फॉर्मेट में इसके आखिरी वाले बैलेंस को लिख दूं, क्योंकि हमें अपडेट भी करने होते हैं रिकॉर्ड्स, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई होती है लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हुई होती हैं। तो लेट्स सी, मैं इसको जो है वो इस तरह के फॉर्मेट में जो है वो सॉल्व कर लूंगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन, जब मैं अपडेटेड कैश बुक बनाता हूं तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है। ठीक है जी, ये सारा मेरा रिकॉर्ड था, साथ हो सब मेरे। अब आ जाओ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, कब का? जून का बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,500, यानी कि हमारा ओपनिंग में मैच नहीं कर रहा। महीने के शुरू में मैं 78,000 कह रहा था और बैंक 82,500 कह रहा था। हाँ, कोई मसला नहीं है, ये वैसा ही है जैसा अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 करी। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखे ना, बैंक का ओपनिंग कितना आ रहा था? 898। आपका ओपनिंग कितना आ रहा था? 1048। मैच कर रहे थे? नहीं। क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए क्योंकि 250 रुपए और 100 रुपए रिकॉर्ड नहीं हुए थे, वो हो गए तो 1048 1048 मैच करने लगा था। तो इसी तरह से जून का बैंक का ओपनिंग मैच नहीं कर रहा। अच्छा, बैंक में जो है वो 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऐड हुए, फिर 15,000 ऐड हुए, फिर 15,000 ऐड हुए, फिर 12,000 रुपए निकले, फिर 15,000 रुपए ऐड हुए, फिर 9,000 रुपए निकले, फिर प्रॉफिट ऑन सीओआई। सीओआई होता है सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है और वो जो वहां से प्रॉफिट आया ना वो 75,000 रुपए। समर इंटरनेशनल 19,500 और बैंक चार्जेस 3,000। The bank reconciliation statement for the month of May 2005 is as follows. मई 2005, मई के आखिर में जब मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया हुआ था तो वो भी कंपनी, वो भी आपको दे दिया गया। देखिए, मई मई का आखिर, जून का स्टार्ट, तो जून के आखिर में आपका बैलेंस 78,000 है और ये रहा 78,000 यहाँ आ रहा था स्टार्ट में। और इसी तरह से बैंक का जो बैलेंस 82,500 है मई के आखिर में, वो जून का स्टार्ट है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से हमने ऊपर सवाल किया, इसी तरह से ये पिछले महीने के एंड में भी कुछ डिफरेंसेस थे। कुछ चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि अनप्रेजेंटेड चेक्स थे। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स जो होते हैं वो वाले चेक्स होते हैं जो मैंने लोगों को दे दिए हैं लेकिन उन्होंने अभी पैसे निकाले नहीं हैं। और कुछ अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स थे। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स वो थे जो मैंने ऐड कर लिए हैं, अलबत्ता बैंक वाले ने अभी ऐड नहीं करे हैं। ठीक है जी, उसकी ये रीजन है कि वो क्लियरेंस में 2-3 दिन लेता है। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है? अब हमें बनाना है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 जून। लेकिन जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनहेरेंट उसूली बात यह है कि मैं अपने बैंक अकाउंट को करूंगा अपडेट, अपडेट करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा इसके लिए मैं जो है ना वो कुछ मार्किंग्स करता हूं आपके साथ साथ। ठीक है ना, हम कुछ चीजों को मार्क करते हैं किस तरह से होगा ये। देखें, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई दोनों ने क्या क्या चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं। दोनों ने क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करी हैं, इसका मतलब ये है कि देखिए, जो आपके पास समी इंपोर्ट्स है, समी इंपोर्ट्स को आपने 12,000 रुपए दिए, आपने माइनस कर ली है। हाँ, हमने माइनस कर ली है। क्या बैंक ने भी माइनस कर लिए? बैंक से समी इंपोर्ट्स के नाम से कोई वैल्यू माइनस होती हुई नजर आ रही है? हाँ, बैंक ने भी माइनस कर लिया। तो ये बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिया है और मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया। जब दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया तो अनप्रेजेंटेड चेक नहीं है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने किया बैंक ने नहीं किया, बैंक ने किया मैंने नहीं किया, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आसिम पैकेजिंग। आसिम पैकेजिंग से मुझे 15,000 रुपए आए
मैंने अपने पास ऐड कर लिए, क्या बैंक वाले ने भी मेरे पास ऐड कर लिए मेरे रिकॉर्ड्स में? आसिम पैकेजिंग पे चलते हैं भाई, आसिम पैकेजिंग पे चलते हैं, बैंक स्टेटमेंट पर आसिम पैकेजिंग, हाँ दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया, काट दो। काट इसलिए दो कि अगर दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया ना तो इसकी वजह से तो कुछ भी नहीं होगा ना, अगर दोनों सारी चीजें रिकॉर्ड करते तो कुछ डिफरेंस ही नहीं आता। फिर दीन एक्सपोर्ट से 18,000 रुपये मुझे रिसीव है, 18,000, और यहाँ पर भी दीन एक्सपोर्ट्स आ रहा है, तो ये 18,000 यहाँ से काट दिया, यहाँ से भी 18,000 काट दिया। उसके बाद फिर रूही एक्सपोर्ट्स को मैंने 30,000 रुपीज पे करे, रूही एक्सपोर्ट्स को मैंने 30,000 रुपीज पे करे, ये मुझे बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब मैंने किसी को पेमेंट करी, वो अभी तक बैंक नहीं गया, वो जून में भी नहीं, जुलाई में पैसे निकालेगा, जुलाई में पैसे निकालेगा, यानी कि ये अनप्रेजेंटेड चेक होगा। ठीक है जी, तो इसको जो है हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये एक डिफरेंस की रीजन है, ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है चीजों में। सही है जी, इसकी वजह से मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। अच्छा, समर इंटरनेशनल 19,500, क्या समर इंटरनेशनल बैंक में भी रिकॉर्ड हुआ है? दोनों ने रिकॉर्ड किया हुआ, तो 19,500 बैंक ने भी माइनस किया हुआ है और मैंने भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ है, डन हो गया। हिना इंपोर्ट्स को मैंने 7,500 रुपए पे करे हैं, क्या वो मेरे बैंक स्टेटमेंट से भी माइनस हुए हैं? नहीं हुए हुए, बैंक स्टेटमेंट से भी माइनस नहीं हुए हुए, यानी कि ये वो चीज है जिसकी वजह से डिफरेंस आएगा। किसी को मैंने पैसे दे दिए हैं, मैंने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी माइनस नहीं किया। चना एक्सपोर्ट्स, चना एक्सपोर्ट से 16,500 रुपए आए, मैंने ऐड कर दिए, बैंक में ऐड हुए हुए? नहीं, बैंक में ऐड नहीं हुए हुए, बैंक में ऐड नहीं हुए हुए, यानी कि इसको हम क्या करें, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इसलिए क्योंकि ये वो चीज है, किसी से पैसे आए मैंने अपने पास ऐड कर लिए, बैंक स्टेटमेंट में अभी ऐड नहीं हुए, इसलिए क्योंकि बैंक कुछ दिनों बाद क्लियरेंस करता है, या बैंक जो है वो जब ऐड करेगा तो वो अगला महीना आ जाएगा, यानी कि जुलाई का महीना आ जाएगा। तो तीन चीजें ऐसी थी यहां से जो मैंने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम जाते हैं बैंक स्टेटमेंट पर। बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहली अमाउंट जो आ रही है ना, वो आ रही है कमाल के नाम से। सर ऐसा तो नहीं है कि मैंने बैंक को बोला वो कमाल भाई आएंगे तो वो पैसे जमा करवाएंगे? जब बैंक स्टेटमेंट आया मुझे पता चला बैंक में पैसे ऐड हुए हैं, ये वो चीज है जो बैंक ने रिकॉर्ड करी हुई है, मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई, इसलिए मैं ऐड कर दूं? नहीं, रुक जाओ अभी, नीचे पिछले महीने के एंड का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी तो देखो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर वो चीजें होती हैं जो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करी थी, बिकॉज वो बंदा बैंक के पास एक महीने बाद आया। तो मई के एंड में कमाल का एक अनक्रेडिटेड डिपॉजिट आ रहा था, यानी कि ये अमाउंट मैंने अपने पास रिकॉर्ड ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन बैंक में मई के महीने में नहीं रिकॉर्ड हुई थी। अलबत्ता अब अलबत्ता अब यानी कि जून के महीने में बैंक ने भी रिकॉर्ड कर ली है, वही टाइमिंग डिफरेंस वाली बात चल रही है। अच्छा, सुमन के 15,000 रुपए बैंक ने मेरे अकाउंट में ऐड करे हुए हैं, क्या यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब सुमन से जो 15,000 रुपए आए थे मैं रिकॉर्ड कर चुका था मई के महीने में, बैंक अकाउंट में मई में रिकॉर्ड नहीं हुए थे, बैंक अकाउंट में जून के महीने में रिकॉर्ड हुए, और क्योंकि वो जून के महीने में रिकॉर्ड हुए तो अब डिफरेंस नहीं आएगा, अब दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर सुमन, ये काट देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बीटा, बीटा के 9,000 रुपए माइनस हो रहे हैं, तो क्या मैं कर चुका हूँ माइनस? हो सकता है मैंने पिछले महीने माइनस कर दियो, बिल्कुल, बीटा के 9,000 रुपए मैंने पिछले महीने ही माइनस कर दिए थे, तभी पिछले महीने के एंड के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आ रहे थे और बैंक अकाउंट से अब माइनस हो गए। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जनरली वो चीज होती है जो उसी वक्त बैंक ने ऐड करी है, ये वो चीज है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, मैं अब अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करके रिकॉर्ड करूंगा। और फिर बैंक चार्जेस, और फिर बैंक चार्जेस, तो ये दो ट्रांजेक्शन जो है ना वो मैं अपने पास रिकॉर्ड करूंगा। ये वो दो ट्रांजेक्शन हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही हैं, ये वो दो ट्रांजेक्शन हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रही हैं लेकिन मेरे रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो मैं अपने पास यहाँ पर एक तो प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की डबल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट, तो ये मेरी एक इनकम है। प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 75,000 रुपए है, 75,000 रुपीज। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है? बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की डबल एंट्री होती है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पर मैं बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करूंगा, बैंक चार्जेस हो जाएंगे 3,000 के। अब इसको मैं अगर कंप्लीट करूं तो ये 172,500 172,500, 75,000 का ही प्रॉफिट आया था ना, बहुत ज्यादा आ गया।
ठीक है जी। तो जी बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा 172,500 माइनस 3,000, और यहां पर आपके पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, और बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा 169,500। ठीक है जी। ये क्या हुआ, ये मैंने अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर लिए, ये मैंने वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली जो बैंक स्टेटमेंट पे नजर आ रही थी बट मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी थी। इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर हम लिख सकते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में है 204,000, 204,000। और जब हम इसमें सारी एडजस्टमेंट्स कर देंगे ना तो हम बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक पर या बैलेंस एज पर अपडेटेड बैंक अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? इसमें देखें, सबसे पहले तो रूही एक्सपोर्ट्स को मैंने 30,000 रुपए की पेमेंट करी, मैं अपने पास माइनस कर चुका था बैंक अकाउंट से, अभी माइनस नहीं हुए, अभी जून है, मैंने उसको जून में चेक दिया, शायद वो जुलाई में क्लियर हो, तो एक टाइमिंग डिफरेंस है। तो क्या होगा कि मैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पर हूं, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स, वो चेक्स जो लोगों को मैं दे चुका हूं लेकिन लोगों ने मेरे बैंक वाले को प्रेजेंट नहीं करे, जैसे ही वो प्रेजेंट करेंगे तो वो पैसे माइनस हो जाएंगे मेरे बैंक अकाउंट से। 30,000 ये हो गया। अच्छा, 30,000 के बाद 7,500 भी आपके पास जो है ना वो अनप्रेजेंटेड चेक्स में आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ऐड क्या होगा सर, ऐड हो जाएगा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या होता है, वो अमाउंट जो मैंने अपने पास ऐड करनी है, अलबत्ता बैंक थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन कर कर ऐड करेगा, वो 16,500। अच्छा जी, क्या ऐसा करने से, क्या ऐसा करने से 169,500 आना चाहिए और आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, कोई मसला हो गया क्या? बिल्कुल एक मसला है। मसला क्या है भाई? देखें, ये तो इस स्पेसिफिक महीने के अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, इसकी वजह से तो डिफरेंस आया होगा। ये 30,000 और 7,500 माइनस नहीं हुए, कुछ टाइम में माइनस होंगे, 2,04,000 कम हो जाएगा। 16,500 मैंने ऐड कर दिए, बैंक ने अभी ऐड नहीं किए, बैंक भी इसमें जो है वो 16,500 कुछ टाइम में ऐड कर देगा तो बढ़ जाएगा। अलबत्ता पिछला महीना जब खत्म हुआ था, जब पिछला महीना खत्म हुआ था तब मैंने एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया था, और उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मैंने कुछ चीजें ऐसी हाईलाइट करी थी जो मैंने रिकॉर्ड करनी है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करी। अब ये पूरा महीना खत्म हो गया, इस पूरे महीने में भी जब मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा तो कुछ चीजें ऐसी थी जो इस महीने भी बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। और वो चीजें क्या है, वो है जेबी एंड कंपनी एंड फ्लैश कंपनी। ये दो लोग ऐसे थे जिनको मैंने तो मई में चेक दे दिया था और मैंने मई में ही रिकॉर्ड कर लिया था, बैंक ये मई में भी नहीं गए, रिकॉर्ड नहीं हो सका बैंक के पास, जून में भी नहीं गए। तो सर ये कैसे लोग हैं, क्या ये जुलाई में या अगस्त में जाएंगे? चेक की वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स। अगर मैं किसी को पेमेंट का, अगर मैं किसी को चेक देता हूं तो वो 6 महीने में कभी भी जा सकता है और बैंक से पैसे निकाल सकता है। हो सकता है कि ये 2 महीने बाद जाए, 3 महीने बाद जाए, 4 महीने बाद जाए। तो ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों के पिछले महीने के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से कुछ अमाउंट से साल के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आ रहे हो, क्योंकि वो पिछली बार भी अनप्रेजेंटेड थे और इस बार भी अनप्रेजेंटेड थे। और ये है जेबी और फ्लैश 7,500 और 600, 7,500 जेबी के और फ्लैश के कितने हैं भाई, 6,000, 6,000 फ्लैश के। ठीक है जी, 6,000 फ्लैश के। ये दोनों भी मैं अगर एडजस्ट कर लूं ना तो देखें, अब देखें बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से अमाउंट जो है वो परफेक्टली मैच हो रहा है। ठीक है जी, अब बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है। तो जनाब ये मैंने एक पास पेपर का सवाल किया, ये वाली स्प्रेडशीट एक्सेल की फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। मैंने पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करी, एग्जाम्पल नंबर 1 करके एग्जाम्पल नंबर 2 करी, एग्जाम्पल नंबर 2 कर कर एक पास पेपर का सवाल किया, अनप्रेजेंटेड चेक्स अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स को डिस्कस किया, जो चीजें मैंने रिकॉर्ड करनी है बैंक ने रिकॉर्डिंग की उसका क्या होगा, बैंक ने रिकॉर्ड करनी है मैंने रिकॉर्डिंग की उसका क्या होगा, अगर मैं एरर कर दूं तो क्या होगा, अगर बैंक एरर कर दे तो क्या होगा, और फिर एक पास पेपर का क्वेश्चन किया। अगर बिलीव मी आप अच्छे से इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखते हैं तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तकरीबन तकरीबन सारी ही चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। हाँ, हो सकता है कि कोई उस वक्त बनाई हुई एग्जामिनर कोई चीज लेकर आ जाए, बट बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस सेशन को जरूर लाजमी तौर पर दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन से बहुत फायदा होगा और आप लोगों को इस सेशन से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के सारे बेसिक्स पता चल गए होंगे।
तरतीब में सारी चीजें अपने अपने नोटबुक्स में नोट करनी है, कॉपी करनी है, लिखनी है, सारी चीजें सही से देखनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे बन जाएं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और रिकॉर्डिंग भी देखिएगा जो लोग देख सकें, और लाइव वाले भी जो है उनका भी बहुत बहुत थैंक यू।